हेलो एवरीवन। आज एचआरएम का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट इसको कंसीडर किया जाता है। तो टॉपिक है ग्रीवांस एंड ग्रीवांसेस का रिड्रेसल। तो जब भी हम ग्रीवांसेस की बात करते हैं, मतलब हम बात करें किसी भी रियल या इमेजिनरी फीलिंग की, वो फीलिंग किस चीज के, डिससेटिस्फेक्शन या कोई भी इनजस्टिस, जो कि किसी एम्प्लॉय को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही इज फीलिंग दैट, तो उन्हें हम ग्रीवांस कहते हैं। और इनका रिड्रेसल मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने मेंशन किया है, एम्प्लॉय ग्रीवांस रेफर्स टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय विद व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है किसी भी टर्म में। अब कई बार ग्रीवांस में ये आप लोगों को नोट करना होगा कि कई बार ग्रीवांसेस जो होती हैं वो रियल होती है, एक्चुअली में जो हम फील कर रहे हैं वो है, एग्जिस्ट करता है। बट कई बार ग्रीवांस हमारा परसेप्शन, हम इमेजिनरी फीलिंग है, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमें ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है माइकल जे जूशियस की। he said that grievance means any discontent or dissatisfaction, whether expressed or not, whether valid or not, arising out of anything connected with the company that an employee thinks, believes, or even feels is unfair, unjust, or inequitable. दैट मीन्स कोई भी तरह का डिसकंटेंट या डिससेटिस्फेक्शन जो कि मैं सामने वाले को बता रही हूँ, मतलब उसे एक्सप्रेस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, चाहे वो इमेजिनरी है या एक्चुअली में वैलिड है या नहीं है, ठीक है, जो कि मेरे एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से रिलेटेड है, कनेक्टेड विद द कंपनी है। तो जब मैं उसको सोचती हूँ या मैं उसको फील करती हूँ कि ये चीज गलत है, ये अनफेयर है, ये अनजस्टिस है, या ये इक्वल नहीं है, तो इसको जो है हम ग्रीवांस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये ग्रीवांसेस जो है ये किस वजह से हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ग्रीवांसेस के। तो सबसे पहला मैंने रीजन दिया है कि जो दैट इज वायलेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज पुअर वर्किंग कंडीशंस। दैट मीन्स जो वर्किंग कंडीशंस एक्चुअली में होनी चाहिए फॉर द एम्प्लॉय टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। माइट बी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, लाइटिंग नहीं है, या आपने एक बहुत ही डर्ट और डस्ट से फुल एनवायरनमेंट में उसको फोर्स किया काम करने के लिए। सेकेंड हो सकता है कि कंपनी के जो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो वायलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन लग रहा है, या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में थी, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट हुआ था, उसको जो है फुलफिल नहीं किया जा रहा, वो वायलेट हो रहा है, या जो लेबर लॉज उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रहे हैं वो उनको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, वहां वायलेशन हो रहा है, या फिर कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्रमोशन में, मतलब जो नेचुरल रूल्स ऑफ जस्टिस हैं, जो कि ऑल द एम्प्लॉयज आर इक्वल एंड दे विल बी फेयरली ट्रीटेड, तो वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ जो है वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रीवांसेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब ग्रीवांस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या जो हम इसके एसेंशियल्स की बात करें तो वो क्या होंगे। पहला एसेंशियल है डिसकंटेंटमेंट अराइजेस आउट ऑफ समथिंग कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। मैं किसी चीज से खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कंटेंटेड, तो डिसकंटेंटमेंट है किसी भी ऐसी चीज की वजह से जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ग्रीवांस में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो मुझे, मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है, और कई बार क्या होता है हम बोलते नहीं है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है या मुझे इस चीज ठीक नहीं लग रही, बट वो जो है हम फील करते हैं, तो वो भी ग्रीवांस में आएगी। डिसकंटेंट में भी रैशनल और इरेशनल। अब मैं जिस चीज से परेशान हो रही हूँ, खुश नहीं हूँ, वो हो सकता है मेरी वैलिड फीलिंग हो, और कई बार वो इनवैलिड भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है मैंने ग्रीवांस में भी जेन्युइन और इमेजिनरी on the part of employee, but it produce low morale, frustration and discontentment. हो सकता है कि मुझे इमेजिनरी डिसकंटेंटमेंट हो रहा हो कि मेरी जो, मैं जिस चीज से परेशान हूँ वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उसके इमेजिनरी फीलिंग की वजह से भी मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी, मैं अनहैप्पी रहूंगी, मेरा जो मोरल है, मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा डाउन रहेगा। अब ग्रीवांसेस के सोर्सेज डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, 3 सोर्सेज हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला सोर्स है ग्रीवांसेस रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसीज। मैनेजमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसी जिनकी वजह से हमें ग्रीवांस होती है। तो पहला है वेज रेट्स और स्केल ऑफ पे। अगर ये कम है या नॉट जस्टिफाइड है तो लोगों को इससे
ग्रीवांस होगी या कंप्लेंट होगी, ठीक है। ओवर टाइम करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसके लिए कोई ओवर टाइम अलाउंस नहीं है, या फिर रोज ही फोर्सफुली ओवर टाइम हमें करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, तो इट विल बी जनरेटिंग the grievances. Leave policy is not fairly made, और जो लीव सिस्टम है वो प्रॉपरली और एम्प्लॉयज के साथ शेयर्ड नहीं है, या उनको लीव्स लेना में उनको दिक्कत होती है, जब भी वो लीव मांगते हैं कुछ ना कुछ काम आप दे दो, तो इट मे क्रिएट ग्रीवांसेस। ट्रांसफर, अब आपने किसी एम्प्लॉय को कहीं ऐसी पोस्ट पे ट्रांसफर कर दिया जो उसके प्रोफाइल से या उसके इंटरेस्ट एरिया से मैच नहीं करती, तो इट विल बी अगेन वन ऑफ द रीजन ऑफ ग्रीवांस। कोई भी सीनियरिटी पोजीशन, प्रमोशन या डिस्चार्ज, आप किसी एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, या सीनियरिटी की कोई पोजीशन दे रहे हैं, वहां पे आपने जो मैकेनिज्म, जो सिस्टम यूज किया है वो प्रॉपर नहीं है, ग्रीवांसेस होंगी, लोगों को लगेगा मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, इसका हुआ है, तो दैट मीन्स आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान नहीं है, उसकी कमी है, लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उनको ग्रीवांस होगी। उनके रोल आपस में क्लियर नहीं है कि किसको क्या काम करना है। कलेक्टिव एग्रीमेंट जो हुआ है उसको डिसिप्लिन भी जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता, या उसको जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। देन लेबर यूनियन जो कि एम्प्लॉयज को ऑफ कोर्स जो है वो फेयर ट्रीटमेंट दिलवाना चाहती है, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर यूनियन को जो है वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है। या फिर आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, आपके बॉस हैं, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करते हैं, कम्युनिकेशन वन वे, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, यू नीड टू फॉलो, आपके इनपुट्स नहीं मांगे जाएंगे, आपका डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, ग्रीवांस जनरेट करेंगी। देन अनदर सोर्स है वर्किंग कंडीशंस, कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से ग्रीवांस होता है, लाइक अनरियलिस्टिक वर्किंग कंडीशंस में हम काम कर रहे हैं, which are not up to the mark as per the working of a normal human being. लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, आप मुझसे कह रहे हैं अंधेरे में आप फाइल बनाओ, मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है, या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा डस्ट है और मैं अस्थमैटिक हूँ, ऐसी इस तरह की सिचुएशंस, तो या मुझे रेस्ट रूम की फैसिलिटीज नहीं, तो वर्किंग कंडीशंस जो है वो अगर अनरियलिस्टिक है, इट विल बी क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ ग्रीवांसेस। जो इक्विपमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो टूल्स आपको दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, दे आर आइदर नॉट अवेलेबल और नॉट प्रॉपर, वो टूटे फूटे हैं या दिए ही नहीं गए और आपसे कहा गया है काम करो। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत टाइट है, मिनट टू मिनट आपसे जो है वो हिसाब लेते हैं टाइम का, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बैड फिजिकल कंडीशंस हैं वर्क प्लेस की, ठीक है, तो वो आप एक खराब माहौल में आपको काम करना पड़ रहा है, जहाँ पे फिजिकली यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप इज नॉट दे आर नॉट गुड, माइट बी बॉस आपका ऑटोक्रेटिक है, या फिर कोई और रीजंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको क्या होगा, आपको ग्रीवांसेस होंगी। या तो जो डिसिप्लिन है, देखो ये दोनों तरीके से आपको याद रखना होगा, दोनों ही खराब होते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है ही नहीं तो सब कुछ इतना कैजुअल होगा कि जो आपके सारे सिस्टम्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों को जो उनका काम नहीं ठीक से होगा उनको ग्रीवांस होगी। एक्सेस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑल्सो बैड, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, आपको लगता है कि भाई मतलब इतने डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में भी इतना फॉर्मल एनवायरनमेंट बना दिया, तो अगेन यू विल बी फीलिंग अनकंफर्टेबल, that you are not having your space to even breathe, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ग्रीवांस क्रिएट करने के लिए। देन पर्सनल फैक्टर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करते हैं। अब एम्प्लॉयज देर आर, अब आप ह्यूमन बिहेवियर की बात करो, सो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, एवरी ह्यूमन इज यूनिक, तो कई बार क्या होता है कि कुछ इनवैलिड ग्रीवांसेस भी होती हैं, लाइक दे आर इमेजिनरी, या एक्चुअली में वो वैलिड नहीं होती, बट एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा होता है नहीं नहीं ये तो चीज गलत है, ये तो प्रॉब्लम है, ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं कर रही। तो लाइक अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड बहुत नैरो है, तो वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, वो टीम में काम नहीं करना चाहता, वो लोगों को पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर पाता, तो उसको हर चीज से प्रॉब्लम होगी। अगर कोई एम्प्लॉय ओवर एम्बिशियस है तो उसको प्रॉब्लम होगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी कैरियर प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज उसको दे रही है उसको वो नहीं समझ में आ रही है, उसको लग रहा है नहीं ये तो कम है,
मैं तो और ज्यादा ग्रोथ कर सकता हूँ। या कोई बहुत ही इगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, तो उसको लगेगा कि ओके एवरीबडी इज इंफीरियर टू मी, तो उसको, और कोई भी अगर उसको बॉस कुछ भी कहेगा या इंस्ट्रक्ट करेगा तो वो उसको, उसकी ईगो हर्ट होगी, है ना, उसको बार बार लगेगा कि हाउ कैन यू गिव ऑर्डर्स टू मी। तो ही इज नॉट द पर्सन टू वर्क इन अ ग्रुप और टीम। तो उसको क्या होगा कि क्योंकि उसकी पर्सनालिटी का ये ट्रेट है, तो उसको धीरे धीरे सिस्टम से ग्रीवांसेस होने लगेंगे, उसको लगेगा, उसको हर चीज में प्रॉब्लम होने लगेगी। देखो यहाँ मैंने एक पिक्चर दिखाई है, यहाँ लिखा है वी आर टॉलरेटिंग यू, व्हाई डोंट यू टॉलरेट योर बॉस। सो ये ग्रीवांस कमेटी है जिसमें ये एक एम्प्लॉय है जो अपनी ग्रीवांसेस लेके आया है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वही है, इस एम्प्लॉय का पर्सनल फैक्टर्स जो है वो ग्रीवांस का जो है वो के कॉजेज हैं, बट एक्चुअली में वो ग्रीवांसेस जो हैं वो इमेजिनरी हैं, वो रियल नहीं है। तो ग्रीवांस कमेटी भी इसको ये कह रही है कि आप इतने ज्यादा पर्सनल फैक्टर्स आपके रीजन है, अगर हम आपके ये सारी चीजें टॉलरेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिसनिंग ग्रीवांसेस, तो आप अपने बॉस को क्यों नहीं टॉलरेट कर सकते? वो तो ठीक ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ही इज सेइंग द राइट थिंग्स। तो पर्सनल फैक्टर्स भी बेटा एक बार प्रॉब्लम होते हैं ग्रीवांस के लिए, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। चलो आगे चलते हैं। अब ग्रीवांस के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? चलो ग्रीवांसेस हो गई, ये तो मान लिया, अब इससे होगा क्या क्या? देखो बड़ा सिंपल है। अगर मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है, मुझे कोई शिकायत, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी, डिससेटिस्फाइड रहूंगी। उसकी वजह से क्या होगा? मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जितना मैं काम कर सकती हूँ वो कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस देखो मेरी पुअर हो जाएगी, क्योंकि मुझे काम में मन ही नहीं लगेगा मेरा, ठीक है। और मुझे अनरेस्ट रहेगा, इनडिसिप्लिन रहूंगी, मैं नहीं कर रही, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। मैं एब्सेंट रहना शुरू कर दूंगी, मैं रिसोर्सेज को वेस्ट करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। रिसोर्सेज वेस्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम अगर मेरी ग्रीवांसेस को टाइम से हैंडल नहीं किया गया तो मैं रिजाइन भी कर सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ बढ़ेगा। बहुत ज्यादा मेजर ग्रीवांसेस अगर हो गई तो स्ट्राइक और लॉकआउट्स तक हो सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे ग्रीवांसेस के। तो ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रीवांसेस का बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, इसलिए इनको हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी ग्रीवांस को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ग्रीवांस के लिए बताया है कि ग्रीवांस, जब हम, कोई भी ग्रीवांस हो सकती है, इट माइट बी इमेजिनरी, इट माइट बी रियल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रीवांस में नॉट बी रियल, हो सकता है कि किसी पर्सन के माइंड में हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड फैक्टर ये हो सकता है कि जो ग्रीवांस है उसका हो सकता है एक रीजन ना हो, बहुत सारे रीजन हो, जो छोटे 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 रीजन से मिलके एक बहुत बड़ी ग्रीवांस को जो है वो किसी एम्प्लॉय के मन में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर दिया। ग्रीवांस जो है उसको वो हो गई है सिस्टम से, उसको लगता है कि भाई द सिस्टम इज नॉट ऑल राइट, ठीक है। और तीसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि हर इंडिविजुअल, कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कई लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, वो अपनी बातें मन में रखते हैं, है ना बेटा? आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे। तो हर इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डिससेटिस्फेक्शन को, अपनी कंप्लेंट्स को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। तो जब हम ग्रीवांस हैंडल करेंगे तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अब जो सुपरवाइजर है, ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट्स की ग्रीवांसेस वो ही हैंडल करेगा, ठीक है। तो उसको क्या गाइडलाइंस हैं जो उसको फॉलो करनी होगी जब वो ग्रीवांसेस को हैंडल कर रहा है, रिड्रेस कर रहा है? सबसे पहले उसको, जो भी कंप्लेनेंट है उसको ध्यान से सुनना होगा। द पर्सन, द कंप्लेनेंट शुड बी गिवन अ पेशेंट हियरिंग। उसको ये फील नहीं आना चाहिए कि आपके पास तो मेरी कंप्लेंट तक सुनने का टाइम नहीं है, तो आप इसे रिजॉल्व क्या करोगे? सो इट शुड नॉट बी डन। आपको उसको प्रॉपर टाइम देना होगा सो दैट वो अपनी बात आपके आगे रख सके, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कि एक्चुअली में क्या ग्रीवांस है, उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है। और उसके बाद भी मैनेजर हैज टू अटेम्प्ट to know the root of the problem. So जितने भी attempts he can make to get at the root of the problem, he should make, ठीक है। Then management must show its anxiety to remove the grievances of the worker. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी एक कंप्लेनेंट जो होता है ना, उसका जो इमोशनली वो हर्ट हो जाता है अगर आप उसकी कंप्लेंट को जो है वेटेज नहीं दे रहे,
ठीक है, या उसको ये लग रहा है कि मैंने कंप्लेंट करी थी बट नोबडी इज लिसनिंग, नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। तो जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, एक ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड इमेज होती है, तो उसको बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट को ये अपने एम्प्लॉय को फील कराना होगा कि तुम्हारी जो भी ग्रीवांस है, कंप्लेंट है, हमें तुमसे ज्यादा जल्दी है उसको रिजॉल्व करने की। तो मैनेजमेंट हैज टू टेक क्विक एक्शन, it has to show its anxiety to remove the grievance of the workers। जल्दी है हमें, हम फटाफट से आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। देन अगर उसकी ग्रीवांस किसी भी एम्प्लॉय की रियल है और उनके कॉज भी पता लग गए कि अच्छा इस रीजन से है, तो फिर अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू रिमूव दोज कॉजेस। आपको इमीडिएटली जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा कि ये कॉजेस को रिमूव करो ताकि ग्रीवांस रिमूव हो जाए। और अगर आपको लगता है कि ये जो ग्रीवांस है इमेजिनरी है या अनफाउंडेड है, भाई रियल नहीं है, देन आपको उस वर्कर को काउंसल करना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं। इट इज टफ, you have to work on the behavior of the employee, so at times you need to take help of the experts also in that। तो आपको ये मैनेजर को एक ये चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। नाउ अब यहाँ पे मैं आपका शुरू कर रही हूँ ग्रीवांस रिड्रेसल का प्रोसीजर, ठीक है। आप किसी भी ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये पता लग गया कि हमको ध्यान से सुनना है, हमको कॉजेस को जानना है, क्या रूट कॉजेस हैं, फिर उनको रिजॉल्व करना है। अगर रियल ग्रीवांस है तो फिर हमें उसके कॉजेस रिमूव करने, अगर इमेजिनरी ग्रीवांस है तो हमें एम्प्लॉय को काउंसिल करना। अब हमारे तक ग्रीवांस पहुंचेगी कैसे, ठीक है, इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन ना कुछ रिड्रेसल मैकेनिज्म चलाती है, तो वो हम पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला ग्रीवांस जो है वो आप तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए पहला मोड जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो है सजेशन बॉक्सेस। अब सजेशन बॉक्सेस में हम क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो एम्प्लॉयज को कहती है कि आपके जितने भी कंप्लेंट्स और सजेशंस हैं आप जो है हम तक पहुंचाइए। अब वो पहुंचाएंगे कैसे, एनोनिमस, दे डू नॉट साइन देयर कंप्लेंट्स, मतलब अपना नाम नहीं लिखते, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ बीइंग रिडिकुल्ड और पनिश। उनको लगे कि मेरी आइडेंटिटी इफ इट विल बी डिस्क्लोज्ड और रिवील्ड, देन ऑर्गेनाइजेशन में पनिश मी, और मेरे जो पीयर्स हैं वो मुझे जो है वो ट्रोल करेंगे कि भाई तूने क्यों कंप्लेंट करी है, ये क्या कंप्लेंट। सो टू अवॉइड ऑल सच थिंग्स, तो उनको कहा जाता है कि आप एनोनिमस कंप्लेंट्स या सजेशन बॉक्स में डाल दीजिए, एंड मैनेजमेंट विल बी नोटिसिंग दोज, एंड जो भी सजेशंस जो है वो वैलिड होंगे या कंप्लेंट्स वैलिड होंगी, द एक्शन विल बी टेकन ऑन दैट। तो पहला है सजेशन बॉक्स। देन ओपन डोर पॉलिसी, एज द नेम सेज ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है कि एम्प्लॉइज आर फ्री टू मीट द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट देयर ग्रीवांसेस रिड्रेस। सीधा अपने जो है बॉस से आप मिल सकते हैं और अपनी ग्रीवांस को उनसे शेयर करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड होता है एग्जिट इंटरव्यू, व्हेन यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इफ यू आर क्विटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका एग्जिट इंटरव्यू कराती है ऑर्गेनाइजेशन टू नो द रीजन फॉर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या कंप्लेंट्स थी, क्या रीजन से जो आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं। तो एग्जिट इंटरव्यू इज अ गुड वे टू शेयर कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स है, सो दैट आने वाले अगले एम्प्लॉयज के लिए उन चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। देन नेक्स्ट है स्टेप लेडर प्रोसेस। स्टेप लेडर प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय एग्रीव्ड एम्प्लॉय हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ ग्रीवांस, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना पड़ता है अपनी ग्रीवांस को जो है आगे तक पहुंचाने के लिए और उसके रिड्रेसल के लिए। अब देखो यहाँ मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। ये स्टेप लेडर प्रोसीजर है, ये एग्रीव्ड एम्प्लॉय है, पहले उसने अपने डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेटिव को बताया कि मुझे ये कंप्लेंट है, इट हैज टू बी रिटन गाइस, वर्बल नहीं, रिटन कंप्लेंट देनी होगी। 48 आवर्स, देखो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको दिखाया, 48 आवर्स में रिप्रेजेंटेटिव को उस कंप्लेंट को रिड्रेस करना पड़ेगा। अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाता, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट चली जाएगी, जहां पे उसको 3 डेज मिलेंगे टू रिजॉल्व द कंप्लेंट। यहाँ पर भी अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लगता है कि ओके इशू इज बिग, ठीक है, और एम्प्लॉय को जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो एक ग्रीवांस कमेटी को प्रपोज कर सकता है, जिसके पास ये ग्रीवांस चली जाएगी, एंड द कमेटी हैज टू टेक डिसीजन विद इन 7 डेज। ठीक है, अगर कमेटी ने जो भी सजेशन उसने लिया है, वो जो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए सॉल्यूशन दिया है, सॉरी, तो वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट है वहां पर जाता है,
वहां पर अगर ये जो भी डिसीजंस है रिड्रेसल के लिए ये ओके हो गए तो ये अप्रूव हो जाएंगे। अगर यहाँ पर भी कुछ और इश्यूज हैं या कुछ बात नहीं बन पा रही है, ठीक है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है ग्रीवांस का, तो आप किसी थर्ड पार्टी को आर्बिट्रेशन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जो आके जो है वो ग्रीवांस रिड्रेसल में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेप लेटर प्रोसीजर है। नाउ विल बी डिस्कसिंग द इसेंशियल्स ऑफ अ गुड ग्रीवांस प्रोसीजर। अब देखो अच्छा ग्रीवांस प्रोसीजर कैसा, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो इसको फॉलो हमें करने होते हैं अगर हमें एक इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी ग्रीवांस फर्स्ट इंस्टेंस में लोएस्ट लेवल पे ही जो है वो डील हो जानी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट तक क्यों जाए, पहले ही सॉल्व हो जाए। दूसरा, जो लाइन ऑफ अपील है कि आपको कैसे अपील करनी है, ओपन डोर पॉलिसी है या फिर स्टेप लेटर प्रोसीजर, ये एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। ठीक है, और स्पीडली ग्रीवांस को हमें डील करना है, हमें उसमें टाइम नहीं लगाना है। अगर ग्रीवांस ऐसी है कि मुझे अपने सुपीरियर की बात नहीं माननी है, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी, तो फिर बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कैरीड आउट। तो आपको सुपीरियर की बात को गिरा नहीं सकते। कोई इंस्ट्रक्शन अगर उसने सबको दी है तो वन पर्सन कैन नॉट से कि मैं ये डिसीजन नहीं मानूंगा, अदरवाइज तो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीवांस प्रोसीजर जब आप सेटअप करते हो तो इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए एंड शुड बी अप्लीकेबल टू ऑल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए यहाँ पे। ग्रीवांस प्रोसीजर, अब जो एक गुड ग्रीवांस प्रोसीजर, इट हैज टू बी सिंपल सो दैट हर एम्प्लॉय भी, चाहे उसकी एवरेज माइंड है या वो जो है बहुत ब्रिलियंट है, उसको ये समझ आना चाहिए। ग्रीवांस प्रोसीजर टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने टाइम में आपके ग्रीवांस पे एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम फाइल रखी है ऑफिस में 2 महीने से कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको स्टेप लेटर में बताया कि 2 डेज में या 3 डेज में या 1 वीक में मैक्सिमम सॉल्व होगी, तो ये हमेशा टाइम बाउंड होता है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय लीडर्स भी यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी एम्प्लॉयज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको आप इसमें जो है इन्वॉल्व करें, सो दैट किसी को ये ना लगे कि इनजस्टिस हमारे साथ हो सकता है। तो ये एक गुड ग्रीवांस प्रोसीजर के एसेंशियल्स है। तो ये टॉपिक आज यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। अगर कोई भी क्वेरीज है तो चैट बॉक्स में लिखिए एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जितने भी लोग आप जानते हैं आपके नेटवर्क में जिनको ये टॉपिक पढ़ना है, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे।